सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन। ये हमारी 30वीं कक्षा है। इससे पहले 2 टॉपिक हो गए थे और ये अध्याय की दृष्टि से देखा जाए तो ये अध्याय आज आपके पूरा हो जाए। पिछली कक्षा के अंदर आपने पढ़ा था 22 तारीख को जो वीडियो मैंने प्रसारित किया था उसके अंदर पदार्थ की अवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कहने का अर्थ है कि पूर्व ज्ञान यानी कि जो पहले जो कक्षा ली थी उसका थोड़ा मैं आपको वापस याद की दृष्टि से थोड़ा बता देता हूँ। पदार्थ की अवस्था बताई थी मैंने, 3 अवस्था होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्था बताई थी, लेकिन इस पाठ की दृष्टि से 2 अवस्थाएं और बताई गई है। जो तीसरी अवस्था है वो ये है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये तीसरी अवस्था है। और पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा। तो इस प्रकार से जो पदार्थ की अवस्था है वो 5 मानी गई है। ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसन है, ये इसके बारे में सर्वप्रथम सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया था, लेकिन आगे जाके एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने ये अवस्था के बारे में बताया था। तो उसी के नाम के आधार पर ये तीसरी अवस्था है और चौथी अवस्था और ये है 5वीं अवस्था। तो इस प्रकार से पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और 5वीं है प्लाज्मा। तो ये पिछले अपने टॉपिक में पढ़ा था। आज अपन इसके आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब होता है कोई भी वस्तु जैसे वाष्प में परिवर्तन होना, उसे अपन वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण की सीधी सी परिभाषा यही है कि किसी भी द्रव अवस्था का ठोस में बदलना एक निश्चित ताप पर, उसे अपन वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के अंदर कि भाई वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि वाष्प किन कारणों से बनती है, तो इसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। सतह क्षेत्र का मतलब है क्षेत्रफल बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा यानी कि एरिया बढ़ेगा, तो वाष्पीकरण की जो दर होगी वो अधिक होगी। वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। आप हमेशा घरों के अंदर देखा होगा, अपनी माताजी है, बहन है या आप स्वयं है, कपड़े जब धोते हैं तो उस कपड़ों को फैला के सुखाते हैं, यानी कि फैलाते हैं और फिर उसको सुखाते हैं। तो अपन ऐसे भी रख सकते हैं। तो ऐसे हमें रखने का कारण क्या है कि फैलाएंगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो पहला कारण है वाष्पीकरण की दर। अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी, क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। अगर आपने कपड़ा धोया है और उसको ऐसे ही गोटा यानी इकट्ठा करके उसको एक जगह रख दिया है, तो आप देखेंगे तो 4-5 दिन में भी नहीं सूख पाएगा, और उसी को अगर फैलाकर सुखाएंगे तो वो आधे घंटे के अंदर सूख जाएगा। तो ये पहला था। दूसरा है तापमान में वृद्धि। कोई भी द्रव अवस्था है, अगर उसको अपन गर्म करेंगे, ताप करेंगे यानी कि हीट करेंगे, तो उसके अंदर जो एक गतिज ऊर्जा होती है, तो गर्म करने से उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। वाष्पीकरण दर बढ़ेगी तो कोई भी चीज है उसकी जल वाष्प या फिर वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी और जल्दी वाष्प बनेगी। तीसरा उदाहरण है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि जो वायुमंडल के अंदर नमी होती है, यानी कि जल वाष्प की कुछ बूंदें होती हैं, उसे अपन आर्द्रता कहते हैं।
आपने कभी देखा होगा कि आप पंखे के नीचे सो रहे हैं और कूलर भी चल रहा है, तो कूलर के चलने से आपने कभी महसूस किया होगा अपना शरीर है वो एकदम चिपचिपा हो जाता है। तो चिपचिपा होने का कारण ये है कि उसके अंदर आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे शरीर के ऊपर जो पसीना होती है उसका जल वाष्प की दर है वो कम हो जाती है, और कम होने के कारण शरीर के अंदर एकदम चिपचिपा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आर्द्रता अगर कम होगी, आर्द्रता कम होगी, आर्द्रता अगर कम होगी तो वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ेगी। वाष्पीकरण की दर क्या होगी? बढ़ेगी। आर्द्रता का मतलब है अगर मान लो वायुमंडल में जल पहले से अधिक उपलब्ध है और कपड़ा सूखा रहे, तो कपड़े में भी जल है, पहले से ही जल है और फिर कपड़े में भी जल है, तो सूखेगा कैसे? इसलिए आर्द्रता अगर कम होगी वायुमंडल के अंदर तो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ेगी। इसी प्रकार वायु की गति में वृद्धि। आपने देखा होगा अपने कपड़े सुखाते हैं, या मान लो बाहर पानी पड़ा है खुले के अंदर, हवा बहुत ही चल ही नहीं रही है, हवा नहीं चल रही है, तो आपने देखा होगा कपड़े धीरे सूखते हैं, कपड़े धीरे, यानी कि कपड़े के अंदर जो पानी है उसकी वाष्प बहुत ही धीमी गति से बनती है और कपड़े देरी से सूखते हैं। इसी प्रकार अगर वायुमंडल की गति अधिक है यानी कि तेज है, आपने देखा होगा आप पसीना आता है, एकदम कहीं काम करके घर के अंदर आते हैं और घर के अंदर आते ही आप पंखे के नीचे बैठते हो, तो पंखे के नीचे बैठने का तात्पर्य क्या है? सीधा सा तात्पर्य यही है कि हवा की गति तेज है। तो हवा की गति तेज है तो शरीर के ऊपर जो अपना पसीना आ रहा है उसकी वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ जाएगी। तो वायु की गति तेज होगी तो वाष्पीकरण की गति बढ़ जाएगी। इसी प्रकार कुछ कारण हैं इनके ऊपर आधारित, तो छोटे छोटे कारण है लेकिन बहुत ही काम की चीजें हैं, जैसे कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता। आप अभी मैंने बताया कि बाहर से आ गए, काम करके आ रहे हैं, पंखे के नीचे बैठ रहे हैं, तो आपका शरीर एकदम ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का मतलब ये है कि जो शरीर के ऊपर पसीने की जो बूंदें हैं वो क्या करती है कि बाहर के तापमान की ऊष्मा ग्रहण करता है, और उस ऊष्मा के कारण अपन को क्या मिलती है? शीतलता मिलती है। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ये क्या करती है? गर्म सतह को अवशोषित कर लेती है। गर्म जो सतह होगी यानी कि बाहर का जो तापमान है उसको अवशोषित करेगी, तो उसके अवशोषित करने से शरीर शीतलता प्रदान हो जाएगा, यानी कि शीतलता महसूस होगी। इसी प्रकार कारण बताओ, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में आप सभी जानते हैं सूती कपड़े पहनते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सूती कपड़े पसीने को जल्दी अवशोषित करते हैं। जल्दी अवशोषित करने के कारण से क्या होगा कि उसके अंदर जो प्रसुप्त ऊष्मा होती है वो बाहर के तापमान को ग्रहण करती है और शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं, और सूती के कपड़े अधिक से अधिक जल का अवशोषण करते हैं। ये तो थे अपने वाष्पीकरण के ऊपर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब इस पाठ के अंदर एक थोड़ा सा जिसको अपन न्यूमेरिकल कहते हैं या गणित के रूप कहते हैं, उसके थोड़े से प्रश्न है, ये देख लेते हैं अपन। वो ये है, ये अपना प्रश्न है 300 केल्विन ए बी में है 573 केल्विन को सेल्सियस में परिवर्तन कीजिए। तो बहुत ही सीधा सा प्रश्न है, इन दोनों तापमान जो केल्विन में दे रखे हैं उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन सूत्र लिखते हैं। जैसे मान लो ये केल्विन है तो सीधा सा सूत्र है A बराबर सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस 273 डिग्री, ये इसका सूत्र है। तो अब देखो निकालना क्या है? सेल्सियस निकालना है, दे रखा है अपना केल्विन के अंदर। तो आपको क्या करेंगे, इसको इधर ले लेंगे, ये सेल्सियस इधर हो जाएगा। तो आप जानते ही हैं कि जब कोई चीज को पक्षांतर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये K माइनस 273, ये इस प्रकार से हो जाएगा।
अब अपन क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस बराबर ये का मान कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, तो यहाँ पर 300 रख दो, ये 300 माइनस 273। अब इसको अपन आगे सरल करेंगे, तो 300 में से 273 को घटाएंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अपने इसको अपने सेल्सियस में बदल गया, किसको, केल्विन को। तो ये केल्विन को इस प्रकार से अपन बदलेंगे, तो ये सीधा सा नंबरिकल था। इसी प्रकार इसको भी अपन कर सकते हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। देखो इसको करने से इसको भी कर लेते हैं, देख लेते हैं अपन। ये हो गया, इसको इधर ले आओ, सेल्सियस डिग्री बराबर के माइनस 273। तो अब देखो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर के का मान दे रखा है 500 और 73 माइनस 273। अब इसको घटा लेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। तो ये हो गया अपने 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से अपन इसको सरल करेंगे। अब देखो एक बात ये और बताता हूं आपको, तो ये तो अपन ने पूछ लिया भाई कि केल्विन को सेल्सियस में बदलो। अगर अपन इसका उल्टा करते हैं, उल्टा कैसे, कि भाई सेल्सियस को केल्विन में बदलो, सेल्सियस को केल्विन में बदलो। तो इसके लिए अपन कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लो 25 सेल्सियस में बदला, अब केल्विन, जैसे 25 सेंटीग्रेड को, और मान लो यहाँ पर संख्या ले लेते हैं कोई भी, जैसे 175 डिग्री सेंटीग्रेड को सेल्सियस में बदलो, इसको केल्विन में बदलो, सॉरी केल्विन में बदलो। तो केल्विन में बदलने के लिए सूत्र अपना यही काम में आएगा, सूत्र अपना यही काम आएगा। अब देखो केल्विन में बदलना है तो सीधा सीधा सूत्र लगाना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये हो जाएगा केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, तो ये 25 दे रखा है इसके अंदर, प्लस 273, ये बराबर 25, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 298 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 और 3 8, 7 और 2 9, सही है, केल्विन सही है, केल्विन नहीं, अच्छा डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन बोला ना, ये केल्विन, ठीक है। तो ये अपना है केल्विन के अंदर। इसी प्रकार इसमें भी अपन कर सकते हैं, 25 की जगह 175 लिखेंगे, इन दोनों का योग करके अपन केल्विन में निकालेंगे। तो ये दो प्रकार के नंबरिकल को मैंने आपको समझाया है। इसी प्रकार आपके गृह कार्य के अंदर भी मैं दूंगा तो आप जानेंगे। अब आपने देखा होगा, मैं एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। प्रयोग क्या है कि ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैंने ठंडा जल भरा है या बर्फ का पानी डाला है। तो आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे गौर से, तो इसके ऊपर बाहरी सतह पर देखो, ध्यान से देखो, तो बाहरी सतह के ऊपर जल की बूंदें जम गई है। क्यों जम गई है भाई जल की? इसी प्रकार आपने कभी अपने फ्रिज में से बोतल निकाली होगी जल की, तो उसमें देखा होगा कि जल की बोतल में से आप पानी पीते हो और 5 मिनट में अगर बाहर रख दी तो आपने नोट किया होगा कि उसकी बाहरी सतह पर जल की बूंदें जम जाती है। क्या कारण है? तो जल की बूंदें जमने का जो मूल कारण यह है कि इसकी जो सुसुप्त उष्मा होती है, वो सुसुप्त उष्मा प्रसुप्त उष्मा क्या करती है कि जो वातावरण की उष्मा होती है उसको ग्रहण करती है, और ग्रहण करने के कारण से जो जल की बूंदें हैं वातावरण की जो ताप के कारण से ठंडी हो जाती है, वो इसकी बाहरी सतह के ऊपर जल के रूप में दिखाई देती है। तो ये क्या होता है कि ठंडा जल है या फिर बर्फ ले लिया, इसके अंदर बर्फ डाल दिया और ठंडा हो गया, तो इसके अंदर प्रसुप्त उष्मा होती है। उस प्रसुप्त उष्मा के कारण ये क्या करती है, बाहर की उष्मा को ग्रहण करती है, बाहर की उष्मा को ग्रहण करती है, और बाहर की उष्मा के अंदर जो वायु के जो कण होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं और इस सतह के ऊपर जम जाते हैं। तो यही कारण है कि जल की सतह, बाहर की सतह पर कोई
पात्र है उसकी बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती है। तो ये आज का अपना टॉपिक यही समाप्त होता है।